हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं एनटीपीसी सीबीटी 1 का सेट प्रैक्टिस नंबर तीसरा। ठीक है, तो टोटल 100 सवाल रहेगी। बुक रहेगा किरण इंस्टीट्यूट जो करियर एक्सलेंस है उसी का, और स्नातक स्तरीय जो एनटीपीसी है 2025 24-25 में उसी का मैं सेट प्रैक्टिस नंबर लेक्चर नंबर तीसरा लेकर आया हूँ। इससे पहले 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, प्लीज़ ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले देखेंगे जनरल अवेयरनेस जीके जीएस, उसके बाद देखेंगे मैथ रीजनिंग। मैथ में लगभग 30 सवाल, वो भी एक्सप्लेनेशन, ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ, और फिर रीजनिंग के 30 सवाल जो ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो प्लीज़ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कम से कम एक सोशल मीडिया में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ये हमारी विनती रहेगी जोरदार। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टेज सीबीटी 1 का परीक्षा का सेट प्रैक्टिस नंबर तीसरा लेके आया हूँ। तीसरे का पहला सवाल आते हैं। सबसे पहले हम लोग आए हैं जनरल अवेयरनेस से संबंधित सवाल हम लोग जानेंगे, वो भी 40 सवाल देखेंगे पहले जनरल अवेयरनेस। ठीक है, यहाँ से सवाल डेफिनेटली बहुत ही खतरनाक बनते हैं, तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा। चलिए पहला सवाल है कि आवृत्तियों के अवरोही क्रम में विकिरणों का सही क्रम बताना है। आवृत्तियों के अवरोही क्रम में, अवरोही मतलब सबसे बड़ा जो है उससे छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा जो है उसी को बताना है। तो याद रखना यहाँ पर जो है सबसे बड़ा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एक्स किरणें। याद रखना है एक्स किरणें जो है सबसे बड़ा हो जाएगा, फिर हो जाएगी अवरक्त किरणें, फिर हो जाएगी सूक्ष्म तरंगे, उसके बाद रेडियो तरंगे सबसे छोटी। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं। मानव शरीर में रक्त कोशिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? बहुत ही बड़ा सवाल। रक्त कोशिकाएं जो है कहाँ बनती है? तो याद रखना है मानव शरीर की रक्त कोशिका जो है ना अस्थि मज्जा में बनती है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अस्थि मज्जा में मानव शरीर की जो कोशिका हड्डी के अंदर होते हैं वह अस्थि मज्जा यहीं पर बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 ये राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कोशिका जो रक्त कोशिका मरते कहाँ है? तो याद रखना है स्प्लीन याद रखना है। ठीक है, प्लीहा इसे कहते हैं, प्लीहा में जाके मर जाते हैं। इसे ही कोशिका यानी रक्त यानी ब्लड का कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है, स्प्लीन को यहाँ मर जाते हैं और यहाँ जिंदा होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, तीसरा नंबर सवाल है कि अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र कौन सा है? बहुत ही शानदार सवाल, बेसिक सवाल है एनसीईआरटी का। तो याद रखना अमोनिया का होता है NH4 और नाइट्रेट का होता है NO3। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। NH4 NO3 ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है? बहुत ही बेसिक 9-10 का बेसिक सवाल। तो यार ना सबसे कम गलनांक जो होती है वह ऑप्शन के आधार पर देखा जाए तो जेनॉन की होती है। ठीक है, जेनॉन की ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जेनॉन की होती है सबसे कम गलनांक, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं। इनमें से कौन सा एक भारतीय संगीत वाद्ययंत्र नहीं है? कौन सा जो है एक संगीत वाद्ययंत्र नहीं है, वह भी भारतीय है? तो कौन सा नहीं है? सितार है, बिल्कुल ये तो वाद्ययंत्र है। बांसुरी भी है, तानपुरा भी है, मादल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मादल नहीं होती है कोई संगीत वाद्ययंत्र। अगला सवाल, छठा नंबर सवाल है कि बाजार की संरचना के संबंध में उनकी विशेषता का मेल करे। बाजार की संरचना इकोनॉमिक्स का सवाल है, बहुत ही बेसिक सवाल है। तो सबसे पहले बता रहा है कि फर्म का उत्पादन की मात्रा पर नियंत्रण है, लेकिन उसने प्रतियोगियों की प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखना चाहिए। क्या ये सही बता रहा है? तो ये जो है ऑप्शन के आधार पर ये अल्पाधिकार है। अगला बता रहा है कि फर्म का रुझान उत्पादन को निर्धारित करना होगा। ठीक है, निर्धारित करना होगा ताकि वह अधिकतम मुनाफा कमा सके। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका शुद्ध एकाधिकार। ये हो जाएगा शुद्ध एकाधिकार। ये हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए अल्पाधिकार और शुद्ध अधिकार कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। एक में अल्पाधिकार, दूसरा में शुद्ध अधिकार, एकाधिकार। चलिए अगला सवाल, इनमें से किस देश को छोड़कर बाकी सभी देशों के लोगों ने 1986 में
एक चेरनोबिल न्यूक्लियर आपदा के पश्चात पुनर्वास करना पड़ा था। इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल। तो याद रखना है बेलारूस पुनर्वास हुआ था, रूस भी हुआ था, यूक्रेन भी हुआ था, लेकिन जो कजाकिस्तान है ये नहीं हुआ था, यहाँ यह घटना नहीं हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? बेसिक सवाल है, शानदार सवाल है ज्योग्राफी का। तो यार रखना पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को जो है क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। एक्सोस्फियर मतलब होता है बाह्यमंडल। एक्सोस्फियर मतलब होती है बाह्यमंडल, ठीक है, बाह्यमंडल होती है। एक्सोस्फियर मतलब बाह्यमंडल, सबसे जो है बाहरी परत पे यही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, नर्मदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? नर्मदा नदी के तट पर, तो यह रखना नर्मदा नदी के तट पर जो है भोपाल तो नहीं है, नागपुर, कोटा ये नहीं, भरूच है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। भरूच जो है गुजरात क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यह एक बंदरगाह शहर है, ठीक है, इसीलिए नर्मदा नदी के तट पर जो है भरूच सामने पड़ता है। तो भरूच शहर नर्मदा नदी के तट पर है। अगला सवाल अगला सवाल, इन देशों में से किसे यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी मिली थी? मतलब यूके, यूनाइटेड किंगडम से किस देशों को आज़ादी मिली थी? तो उज्बेकिस्तान नहीं, वेनेजुएला, अच्छा पाकिस्तान, यही तो है, ठीक है। तो भारत के साथ पाकिस्तान भी था, तो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम किसको अपना गुलाम बनाया था? तो पाकिस्तान को। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल, औरंगजेब को उसके मुगल सम्राट था, उसका निधन सन कब हुआ? तो औरंगजेब का जब निधन हुआ तो बहुत ही बड़ा बदलाव मुगल शासक का हुआ था। याद रखना है 1707 में मुगल शासक जो है बहुत ही क्रूर शासक था औरंगजेब की मौत हो गई थी कब? 1707 ईस्वी में, ठीक है। और इसी के बाद याद रखना है, इसी के बाद जो है ना पूरा मुगल साम्राज्य जो है अपने आप में धीमा पड़ गया था, क्योंकि इसके बाद जितने भी शासक आए उतना मतलब तेज और उतना चालाकी और उतना क्रूर नहीं था, इसलिए मुगल सम्राट की यहाँ से पतन होना शुरुआत हुई। तो याद रखना 1707 ईस्वी में जो है 88 वर्ष की उम्र में, याद रखना है 88 वर्ष की उम्र में 20 फरवरी 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हो गई थी। याद रखना है अहमदनगर में मौत हो गई थी इसका, तो याद रखना है औरंगजेब की, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं, प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही शानदार। तो याद रखना प्रेरण कुंडली का आविष्कार जो है निकोलस कालन ने किया था। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निकोलस कालन, ठीक है, निकोलस कालन, ठीक है। कहाँ के थे? आयरलैंड के रहने वाले थे। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं, एक उत्तल लेंस की शक्ति का पता लगाएं यदि प्रतिबिंब लेंस से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है और वस्तु की लेंस दूसरे पक्ष पे ऑप्टिकल केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो यानी v इजिकल टू दे दिया है 16 सेंटीमीटर, मतलब अंतिम जो दूरी है वही, और u इजिकल टू दे दिया है 20 सेंटीमीटर यानी प्रारंभिक प्रतिबिंब की दूरी, तो ये हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ पर हमें क्या निकालने बोल रहा है? तो याद रखना इसकी जो है दूसरे क्या निकालने बोल रहा है? यहाँ तो एफ एगोन नहीं है, तो एफ ही निकालने बोल रहा होगा, नहीं शक्ति निकालने बोल रहे हैं ना, हाँ डायप्टर ऑप्शन में है तो शक्ति निकालने बोल, अच्छा ठीक, लेंस की शक्ति। तो सबसे पहले एफ निकालेंगे, ठीक है, सबसे पहले एफ निकालेंगे, तो एफ हो जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो v कितना है 16 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 80, 16×5 80 प्लस 20 चौक तो 4, 9/80 हो जाएगा, यानी f इक्वल टू मेरा निकला 80/9। अब निकालने बोल रहा है लेंस की शक्ति, यानी p इक्वल टू 1/f होती है। तो वन कितना है? तो यार ना 1 जो है आपका 1 है, यानी इसको अगर हम सेंटीमीटर है, मीटर में है 1, तो सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से भाग देंगे, तो 100 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, और इसको f बराबर कितना है? तो यार ना 80/9, ये बटे नीचे नहीं डायरेक्ट ऊपर लिख देंगे, तो ये हो गया आपका 900/8
8। ठीक है, 900/8 हो जाएगा, तो इसको भाग देंगे। 8 एकम 8, फिर 10 बच गया, फिर 8 एकम 8, मतलब 11 पूर्णांक कुछ समथिंग आ रहा है। तो 11 ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। माइनस वाला तो नहीं था, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 14 नंबर सवाल, भौतिक मात्रा प्रेकत्व की इकाई क्या है? बहुत ही बड़ा सवाल। तो यार ना प्रेकत्व जो है ना हेनरी, प्रेकत्व की इकाई हेनरी होती है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किस प्रकार की सरकार ने ईश्वर के नाम पर पुजारी शासन करते हैं? ईश्वर के नाम पर पुजारी जो है शासन करते हैं, वह जो है प्रकार की शासन है धर्मतंत्र। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा जी है, जिसकी जो अध्यक्ष अस्थायी बने थे, कब बने थे? तो याद रखना 9 दिसंबर 1946 को। यह केवल 2 दिन के लिए ही बने थे। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। हालांकि 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी रूप से, ठीक है, अस्थायी अगर पूछे जाता तो यह अस्थायी रूप से 11 दिसंबर 1946 को कौन बनाए गए थे? तो याद रखना है जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अस्थायी रूप से कौन बनाए गए थे? तो याद रखना जवाहरलाल नेहरू नहीं, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। याद रखना अस्थायी रूप से, कब? तो 11 दिसंबर को। यहाँ अस्थायी पूछा गया, यानी सच्चिदानंद सिन्हा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ सिर्फ अस्थायी पूछता तो यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जो है प्रथम जो हमारे प्रेसिडेंट थे वह नाम आ जाता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल, भारत का T20 क्रिकेट विश्व कप को किसने जीता था? याद रखना है पहला T20 क्रिकेट विश्व कप जो है वह T20 विश्व कप किसने जीता था? यह कब आयोजित की गई थी? तो याद रखना है 2007 में। यह जो है 2007 में शुरुआत हुई थी, और 2007 से ही शुरुआत में कौन जीत गया था? तो याद रखना हमारा प्यारा भारत। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। प्यारा भारत जो है सबसे पहले जीत चुके थे T20 विश्व कप। ठीक है, याद रखना है कब? तो याद रखना है 2007 में। यह आयोजन कहाँ हुई थी? तो याद रखना साउथ अफ्रीका में। इससे भी पूछ सकता है सवाल। तो याद रखना ये जो है आयोजन कहाँ हुई थी? तो याद रखना है साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग स्टेडियम में हुआ था। ठीक है, अच्छा किसको हराया था ये भी सवाल जानना जरूरी है। तो याद रखना ये जो हराया था ना वह पाकिस्तान को हराया था। ठीक है, मतलब मैच एकदम रोमांच बना होगा। ठीक है, तो याद रखना पाकिस्तान को हराया था कब? 2007 में। और पहला विश्व कप का T20 विश्व कप था, और भारत जो है अपना सर पर ताज पहन लिया था। चलिए अगला सवाल, चोखेर बाली के लेखक कौन है? बहुत ही शानदार। तो याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर जी है चोखेर बाली। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल, शिव गुफा कहाँ स्थित है? बहुत ही शानदार। तो याद रखना शिव गुफा जो है आपका शिव गुफा कहाँ स्थित है? तो याद रखना एलिफेंटा गुफा में स्थित है शिव गुफा। तो याद रखना है एलिफेंटा गुफा। ठीक है, कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, टाइटन जो है किस ग्रह की उपग्रह है? तो याद रखना टाइटन जो है ना, यह टाइटन किस ग्रह की उपग्रह है? तो याद रखना टाइटन जो है नेपच्यून की उपग्रह है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा नेपट्यून। अगला सवाल, जंतुओं के किस समूह का नाम उसकी कांटेदार त्वचा के कारण रखा जाता है? अरे ठीक खासा गया। जंतुओं को किस समूह के नाम पर उसकी कांटेदार त्वचा के कारण रखा गया है? ठीक है, और उसमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है जो उसके चलन में सहायक है। तो कौन हो जाएगा? तो याद रखना है एकाइनोडर्मेटा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके शरीर में जो है कांटिले त्वचा पाए जाते हैं, और जल संवहन नाल तंत्र भी पाया जाता है। ठीक है, जो कि एक चलन में सहायक है, मतलब चलने में सहायक है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा। चलिए अगला सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है? तो याद रखना है कौन सी धातु? सोडियम बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, इसीलिए इसे कहाँ रखा जाता है? तो याद रखना केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो याद रखना
सोडियम को लिखा जाता है Na में। ठीक है, सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। इससे सवाल बेसिक सवाल। अगला सवाल, कीट वंश से होने वाले खुजली किसके कारण होती है? शानदार सवाल। तो याद रखना, कीट वंश से होने वाले खुजली जो होती है वह किसके कारण? फॉर्मिक अम्ल के कारण। यानी कीट, यानी चींटी में जो हमें काटते हैं ना, चींटी जब हमें काटती है तो हमें जलन महसूस होती है। उस जलन का महसूस का क्या कारण है? तैयार ना है, फॉर्मिक अम्ल का बेसिक कारण है। ठीक है, तो फॉर्मिक अम्ल छोड़ देते हैं चींटी अपने डंक के सहारे हमारे शरीर में, इसीलिए जलन महसूस होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल आते हैं। निम्न हस्तियों पर विचार करना, इनमें से कौन थिएटर से जुड़ी हुई हस्तियां हैं? थिएटर से जुड़ी हुई कौन हस्तियां हैं? तो सबसे पहले नसरुद्दीन शाह, बिल्कुल ये तो एक्टर है। गिरीश कार्नाड ये भी है। डॉली ठाकुर ये भी है। मकरंद देशपांडे ये भी है। चारों है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, सभी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान कहाँ अवस्थित है? बहुत ही शानदार सवाल। तो यार महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है आपका पोर्ट ब्लेयर यानी अंडमान निकोबार में स्थित है। ठीक है, याद रखना है कहाँ? अंडमान निकोबार में स्थित है आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना 1983 में। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल बनने की चांस है। अगला सवाल, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध होती है? तो यह ना द्रव्यमान संरक्षण के विरुद्ध होती है और द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? बहुत ही शानदार। तो यार ना भूमध्य रेखा जो है केन्या से गुजरती है, इंडोनेशिया से, ब्राज़ील से, मैक्सिको से नहीं गुजरती है। मैक्सिको तो ऊपर उत्तरी क्षेत्र में है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब आई थी? ये भी बड़ा सवाल है। तो याद रखना है, ये विश्व में सबसे पहले परमाणु आपदा जो है जापान पर छोड़ा गया था ना, कौन? अमेरिका के द्वारा। तो 6 अगस्त 1945 को था। उसके बाद 3 दिन बाद फिर 9 अगस्त 1945 को छोड़ा गया था। ठीक है, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में। ये वाला हिरोशिमा था और ये वाला नागासाकी। ठीक है, चलिए अगला सवाल, हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है? तो यह रखना है कर और लेखांकन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल, कौन से भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे? बहुत ही बड़ा सवाल है। तो यह रखना कौन सी जो है? तो यह रखना अमरिंदर सिंह, जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उसी के पिता वहाँ के महाराजा थे। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा कैसी थी? बहुत ही बड़ा सवाल। तो यार ना गौतम बुद्ध की जो भाषा देते थे, संवादों की भाषा, वह पाली में देते थे। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाली में यहाँ जो है आपका भाषा से संवादों को मतलब विस्तार किया जाता था पाली भाषा में। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। विश्व एड्स दिवस जो है वह निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो याद रखना एड्स दिवस जो है वह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विश्व एड्स दिवस जो है वह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। यह इसकी शुरुआत 1988 से हुई थी मनाने की घोषणा। चलिए अगला सवाल, जीमेल में एक नया ईमेल संदेश बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प को दबाया जाता है? तो यार ना कंपोज को दबाया जाता है। जीमेल में एक नया ईमेल संदेश डालने के लिए कंपोज का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान में बदलने से आपको निम्नलिखित में से क्या करना होगा? ठीक है, सेल्सियस को तापमान केल्विन में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो यार अपना 273 जोड़ देना है कि सेल्सियस में 273 जोड़ देंगे तो केल्विन प्राप्त हो जाएगा। बेसिक सवाल है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी भी अकेले नहीं होता है? प्रकृति में कभी भी अकेले कौन सा नहीं होती है? जड़त्व अकेले हो जाएगी, संवेग हो जाएगा, वेग हो जाएगा, बल नहीं हो जाएगा, बल नहीं होगा। प्रकृति में कभी बल जो है अकेले नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं। अगला सवाल, बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था किसके द्वारा? तो बंगाल विभाजन कब हुई थी? तो यह रहना 1905 में। ठीक है, कर्जन के काल में हुई थी बंगाल विभाजन 1905। ये बहुत ज़्यादा बढ़िया सवाल पूछा जाता है। 1911-12 में जो है 1911-12 में जो है
लॉर्ड हॉर्डिंग भारत के वायसराय के रूप में भारत की वह यात्रा पर आए थे, ठीक है। और उसी दौरान जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। तो जानना है लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 37 नंबर। भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटी अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट सवाल। तो विश्व की सबसे छोटी अंतरिक्ष यान का नाम क्या है जो कि भारतीय रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया? तो उसका नाम है स्प्राइटस। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? स्प्राइटस। अगला सवाल। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय की अनुमानित की गई थी? मतलब वार्षिक आय जो है वह किसके द्वारा सर्वप्रथम अनुमान किया गया था? तो सबसे बड़ा नाम दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही वह लगभग 1876-77 के दौरान भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किया गया था। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग आते हैं, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? बहुत ही शानदार सवाल। ये सवाल पता है, फ्रंटियर गांधी अभी एक हम टेस्ट दे रहे थे उसमें ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो यह लाल कुर्ती दल के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं, चलिए 40 नंबर सवाल आता है, ठीक है। चलिए 40 नंबर सवाल हमको खनिज और उसके क्षेत्र से संबंधित हमें दर्शाना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? बॉक्साइट जो है सबसे किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो यार ना बॉक्साइट जो है लोहरदगा क्षेत्र में, जो कि झारखंड में आता है, ठीक है। लोहरदगा, कोडरमा, ठीक है, ये सारे क्षेत्र में पाया जाता है। लोहरदगा में सबसे ज़्यादा। अभ्रक ये कोडरमा है, ठीक है। लेकिन भीलवाड़ा दिया है तो ये भी भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है, ये भी भीलवाड़ा हो जाएगा। कोयला के क्षेत्र में जो है आपका, कोयला के क्षेत्र में आपका झरिया हो जाएगा, ठीक है। कोयला, झरिया और तांबा झुंझुनू राजस्थान, ये इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। तांबा झुंझुनू राजस्थान और झरिया हो गया आपका, झरिया धनबाद जो ये झारखंड, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका 1 का लोहरदगा बॉक्साइट, अभ्रक का हो गया भीलवाड़ा 2, 1 का 2, 1 का 1, बी का 2, सी का 4 हो गया झरिया कोयला और तांबा हो गया झुंझुनू, 3 का, डी का 3 और सी का 4। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं, मैथमेटिक्स से सवाल। हम लोग 40 सवाल जो है आपका खत्म हो चुका है, ठीक है। 40 सवाल और 60 सवाल बचा हुआ है, मतलब 30 सवाल मैथ देखेंगे, 30 सवाल रीजनिंग देखेंगे। प्लीज जुड़ रहिएगा। सबसे पहला सवाल बता रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष में 21% वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 21 वर्ष में समान दर से अर्जित साधारण ब्याज का क्या अनुपात हो जाएगा? तो याद रखना ये जो बता रहा है एक निश्चित धनराशि, कुछ भी मान लेते हैं, पी ही मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि वह 21% वार्षिक दर से, 21% वार्षिक दर से, तो याद रखना है 21% वार्षिक दर से अगर देखा जाए तो यह हो जाएगा 21% वार्षिक दर से 8 वर्ष में, ठीक है, 8 वर्ष में जो है आपका अर्जित साधारण ब्याज जो होगा उसी धनराशि पर 21 वर्ष में समान दर से, यानी 21 वर्ष में 21, यहाँ हो जाएगा 21 वर्ष, ठीक है, और ये हो जाएगा 21%, समान प्रतिशत दे दिया तो अर्जित ब्याज क्या हो जाएगा? तो ये 21 कट जाएगा, ये पी भी कट जाएगा, तो ये 8 और 21 ही बचेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 1 राइट आंसर हो जाएगा, 8 और 21। चलिए अगला सवाल, ठीक है, 8 और 21 सही है, हाँ सही है। चलिए अगला सवाल, एक आयत की चौड़ाई a और लंबाई b है, पहले चौड़ाई को 20% कमी कर देता है, यानी सबसे पहले क्या किया, 20% जो है इसमें कमी कर दिया। तो कमी मतलब माइनस, शॉर्ट ट्रिक से एकदम समझिए, -20, और लंबाई 10% बढ़ा दिया यानी +10, ये दोनों को गुना करेंगे, माइनस प्लस माइनस होगा, और 20 दाहें क्या होगा 200, ये 200 हो गया। अब इसमें 100 को भाग दे देंगे, बस इतना ही ट्रिक से। ये 2 को 0, ये 2 0 कट गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 20 में 10 गया तो 10 हो जाएगा, बढ़ा क्या गया माइनस है यानी माइनस हो जाएगा, इधर -2 सिर्फ बचा,
तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 और 2 12 हो जाएगा, बढ़ा के आ गया माइनस है तो माइनस, यानी माइनस को हम लोग हानि खोजे थे तो 12% की हानि। शुरुआत में कितना माने थे 100, तो 100 में 12 घटाएंगे तो 88% की हानि हुई। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं। अगला सवाल है कि जब एक संख्या को 8 से भाग देते हैं तो 3 शेषफल बचता है। जब उसी संख्या को 2 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 2 को शेषफल से ही भाग दे दो, ट्रिक्स यही है। शेषफल कितना बचा 3, इसी को 2 से भाग दे दो, जो जब 2 से भाग देने के लिए फिर से बोल रहा है, तो 2 एकम 2, कितना बच रहा है शेष 1। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, नाव की अणुप्रवाह की गति जो है जब शांत जल में नाव की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड और नदी की गति का नाव की गति का 20% है। बहुत ही शानदार सवाल है। क्या किया है, सबसे पहले जो है शांत जल में नाव की चाल कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड, ये है शांत जल में नाव की चाल, ठीक है। अब बोल रहा है इसमें 20% की जो है आपका वृद्धि कर दिया जाता है इसकी स्पीड में, तो 10 का 120% हो जाएगा, ठीक है। तो 10 का 120% यह जब वृद्धि हो जाएगी तो 1010, ये हो जाए 12, तो 12 हो जाएगा, तो 12 मीटर प्रति सेकंड इसकी गति बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 12 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। यार इजी सवाल था, शानदार सवाल था। अगला सवाल है 45 नंबर, जब धनराशि साधारण ब्याज से 2 वर्ष में 1260 और 5 वर्ष में 1350 हो जाती है तो ब्याज की दर लगभग कितनी होगी। बहुत ही बेसिक सवाल। तो सबसे पहले 2 साल में 1260 और 5 साल में 1360। सबसे पहले जो साल है ना उसका अंतर ढूंढेंगे, कितना है 3। अब इसका अंतर ढूंढेंगे तो 1350 में 1250 ढूंढेंगे कितना हो जाएगा 60, नहीं 90 हो जाएगा, हाँ 90, यानी 3 सालों में 90 का अंतर बता जा रहा है, ठीक है। अच्छा 2 साल शुरुआत में है तो 2 साल में कितना हो जाएगा, तो 2 9 18 और 3 6 60 हो जाएगा, 2 सालों में 60 हो जाएगा। अब यही 60 जो है, यही 60 में 1260 घटा देंगे इसमें तो कितना बचेगा 1200। और 1 साल के लिए, क्योंकि 1 साल में 60 बता, 2 साल में 60 बताए थे तो 2 साल के लिए कितना हो जाएगा, तो 1200 इंटू 2 इंटू R बटे 100 इजिकल टू हो जाएगा आपका 60, ठीक है। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया, 12 5 60 का कट गया और ये हो जाएगा आपका 5 और ये गुना में है तो इधर 5/2 हो जाएगा, यानी 2.5 राइट आंसर हो जाएगा, 2.5%। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी सवाल है। अगला सवाल, 25,000 रुपये की धनराशि 3 वर्षों के लिए जमा की जाती है। पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, पहले 4%, फिर 5%, फिर 6%, मतलब 3 वर्ष के बाद जो है इसका मिश्र धन क्या हो जाएगा। बेसिक सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहले क्या किया, 25,000 रुपये, पहला साल जो है 25,000 रुपये का 4% से दिया, यानी 104/100 इंटू दूसरा साल जो है 5% के दिया, आधार पे दिया तो 105/100 हो जाएगा, और तीसरा साल 6% यानी 106/100 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। अब इसको काट छाट करेंगे तो ये जो है आपका कितना हो जाएगा 25 और 4 को जीरो है ना, तो 1 जीरो और बढ़ा देते हैं, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, खत्म हो गया। अब सबको अगर गुना किए तो कितना हो गया था, तो सबको गुना किए 164, 105 और 106 और 25 को गुना किए तो ये आपका हो गया आपका 2893,800 इतना हुआ था, ठीक है। और नीचे कितना था 100, अब गुना भी कर लीजिएगा, 2 जीरो 2 जीरो कटिए, यानी इतना राइट आंसर हो जाएगा 289,380। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं। यदि एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के बराबर है तो उसका अनुपात क्या होगा। तो यदि एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के बराबर है तो 50% मतलब क्या होता है, दूसरा संख्या का पहला संख्या दूसरी संख्या का जस्ट डबल, यानी वह उसका आधा होती है। तो ऑप्शन देख के ही बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, 2:1। अगला सवाल, m का मान ज्ञात करना है जबकि इतना टोटल आदर्श वर्ग है, यानी सबको अगर एलसीएम लें, सबको अगर, देखिए ये सवाल थोड़ा बड़ा है, आराम से बनाते हैं। सबसे पहले क्या किया है, 4x प्लस √x/6 प्लस m²/4, यह जो है इसको एक आदर्श वर्ग के रूप में माना गया। तो इसको क्या करेंगे, इसको a + b का होल स्क्वायर के रूप में इसको बना लेते हैं,
ठीक है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, यानी 4 का हो जाएगा 2 और एक्स का हो जाएगा √2 और इसका स्क्वायर मानते हैं। ठीक है, फिर अगला हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 2, ए किसको माने हैं √2x को, तो √2 हो जाएगा इंटू 1/24 हो जाएगी, 6 चौक 24। ठीक है, अब यहाँ पर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा 1/24 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब यानी m²/4 जो मानते हैं या लास्ट में जो दिया गया है यह हो जाएगा 1/24 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में इसका मान आ जाता है, क्योंकि ये जो है आपका 2 12 2 6 यानी √x/6 और ये 2 दूनी 4 और √x तो 4x और ये हो जाएगा √x/6, यही वाला मान तो आ जा रहा है। तो इसका मान बराबर यानी m² बराबर 4 बराबर क्या मान हो जा रहा है 1/24 का स्क्वायर, मतलब इसके जगह ये वाला आया तो इसके जगह इसके बराबर ये वाला लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं m²/4 इक्वल टू क्या हम लोग अभी आया था तो याद रखना 1/24 का स्क्वायर, यानी m² बराबर क्या हो जाएगा तो याद रखना है 4/24 गुना 24 हो जाएगा। तो 4 छक 24 यानी ऊपर में 1/ ये हो जाएगा आपका ये m² में। ठीक है, 1/6 चौक 24 मैंने 24 गुना 6 गुना 24 हो जाएगा, 1/6 गुना 24 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि 6, हाँ इधर m² है यानी m को इसको अकेले छोड़ देते हैं, स्क्वायर उधर चल जाएगा तो √ इधर हो जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा m और 24 छो 144 होता है 144, तो 144 किसका स्क्वायर है 22 का, तो ये स्क्वायर में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ स्क्वायर ऑलरेडी था, ये स्क्वायर कट गया, यानी m बराबर कितना हो गया 1/12। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1/12। नेक्स्ट आते हैं सवाल, बहुत ही बेसिक सवाल था, थोड़ी टफ थी, बहुत ही आसान इजी तरीके से समझ गए। ठीक है, चलिए 49 नंबर सवाल, 10 सेंटीमीटर की जीवा वाला वृत्त के केंद्र पर बना कोण जो है 120 डिग्री बना रहा है। यानी अगर कोई वृत्त है 10 सेंटीमीटर जीवा एगो है, ठीक है, इसका मान जो है आपका कुछ भी दे देते हैं a और b, यह वृत्त पर एक केंद्र पर कोण बना रहा है, तो ये जो है ना कोण कितना बना रहा है याद रहे तो 120 डिग्री। ठीक है, तो जीवा पर केंद्र से बिंदु में कितना दूरी पर है, मतलब ये कितना दूरी पर है, जीवा से केंद्र बिंदु पर कितना दूरी पर स्थित है, तो सबका नाम देते हैं, यहाँ सी नाम दे देते हैं, यहाँ ओ नाम दे देते हैं। ठीक है, यानी कोण AOB बराबर हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, यानी OA बराबर हो जाएगा आपका OB, क्योंकि OA ये वाला त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो त्रिज्या तो बराबर हो जाएगा, सही है। इसीलिए कोण OAB बराबर कोण OBA बराबर 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये वाला मान और ये वाला मान सेम हो जाएगा, क्योंकि उसकी सामने वाली भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 30 और ये 30 हो जाएगा आपका 60, तब ना 120 से जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा, बिल्कुल सही। यानी इसका मान 30 होगा, इसका मान 30 हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग आते हैं, तो OC लंब हो जाएगा आपका AB, OC लंब AB, यहाँ पर OC ये AB का लंब है, बिल्कुल सही है। अब त्रिभुज AC बराबर CB, ये AC कितना था, ये AC 5 था, ये CB कितना था 5 था, क्योंकि AB टोटल का मान 10 दे दिया था। ठीक है, तो ये 5 है, अब ये जो जब 5 है तो ये हो गया आपका, इसका मान 5 हो गया और इसका मान 30 डिग्री है, तो इसका मान निकलेगा, बिल्कुल निकल जाएगा। ठीक है, कैसे, तो याद रखना है, सबसे पहले हम लोग tan थीटा पढ़े थे, tan थीटा का मान कितना 30 डिग्री, तो tan 30 इजिकल टू क्या हो जाएगा OC, ये लंब वाला OC बट AC हो जाएगा, बिल्कुल सही जा रहा है। tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 इजिकल टू OC का मान नहीं पता, OC का मान OC रखते हैं, AC का मान अभी कितना निकाला था 5, तो ये हो जाएगा आपका OC बराबर हो जाएगा आपका 5/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 5/√3 राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। अगला सवाल 50 नंबर, आधा सवाल खत्म हो गया। सवाल है कि PQR त्रिभुज में कोण Q जो है 90 डिग्री है, यदि tan P इक्वल टू 24/7 PQ इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, तो QR की लंबाई ज्ञात करना है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज का नाम देते हैं PQR, सबसे पहले तीनों का नाम दे दिए। अब यहाँ पर बोल रहा है कि tan P यानी P अगर यहाँ से मानेंगे tan P, तो tan P यानी क्या हो जाता है, tan का मान
ये हो जाएगा आपका लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो जाएगा। तो लंब यहाँ क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। इसका लंब सामने वाला भुजा, इसका लंब सामने वाला भुजा हो जाएगा, तो क्यू आर हो जाएगा। यानी क्यू आर का जो आपका मान दे दिया कितना, 24 दे दिया है। ठीक है, ठीक है, 24 दे दिया। और इसका बेस जो है वह नीचे रहेगा, यानी इसका मान 7 दे दिया। तो डेफिनेटली जो बता रहे हैं, इसका अगर हीरोन का सूत्र से निकालेंगे तो ये, अच्छा, क्यू आर की लंबाई क्या हो जाएगी, सवाल क्या पूछ रहा है, भी भुजा क्यू आर की लंबाई क्या हो जाएगी। अच्छा, ठीक ठीक, पी क्यू आर जो है, क्यू कोण 90 डिग्री, यहाँ सही है। यदि टेन पी, यानी टेन पी बराबर हो जाएगा आपका लंब बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, लंब बटे आधार। तो पी क्यू का मान दे दिया है, पी क्यू का मान दे दिया 14। अच्छा, इसका मान हम लोग निकाले 7 और इसका मान दिया था 14, यानी कितना बढ़ रहा है, 2 गुना। इसका मान हम लोग निकाले 24, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 2 गुना 48। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 48। चलिए अगला सवाल। 3 किलोग्राम चावल का मूल्य 180 रुपये के आधार पर है और 8 किलोग्राम चावल 8 किलोग्राम चावल का मूल्य 5 किलोग्राम दाल के मूल्य के बराबर है। 15 किलोग्राम दाल 2 किलोग्राम चाय के मूल्य के बराबर है। 3 किलोग्राम चाय 6 किलोग्राम अखरोट के मूल्य के बराबर है। तो 10 किलोग्राम अखरोट का मूल्य क्या हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, थोड़ी बेसिक है, बहुत ही शानदार है। चलिए, तो हम लोग ठीक से समझते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है, इसको साइड कर देते हैं। सबसे पहले क्या कर रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि सबसे पहले हम लोग नाम लिख लेते हैं चावल। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद हो गया आपका, चावल के बाद दाल है पल्स, उसके बाद है चाय, उसके बाद है आपका अखरोट, वॉलनट अखरोट। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि चावल का दाम जो है ना आपका, और दाल 30 किलोग्राम चावल का मूल्य जो 180 रुपया है, 3 किलोग्राम जो है मूल्य। तो ये हो गया आपका 8 किलोग्राम और 5 किलोग्राम के बराबर है। यानी चाय, अगर राइस यानी चावल जो है आपका 5 किलोग्राम है, तो आपका दाल 8 किलोग्राम हो जाएगा। अब दाल जो है 8 किलोग्राम, इसको तोड़ देंगे, 2 गुना 8 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जो ये दाल जो है ना किसके बराबर है, ये दाल जो है आपका चाय के बराबर है। दाल जो है आपका चाय के बराबर है, कितना बराबर, 15 किलोग्राम के बराबर। तो ये जो आपका 15 किलोग्राम हो गया। ठीक है, अब 15 किलोग्राम इसके बराबर है, किसके बराबर है, दाल के बराबर है। तो दाल के बराबर अगर है, तो दाल को तोड़े थे 4 गुना से, तो इसको 4 गुना कर देंगे, तब ना बराबर हो जाएगा। बिल्कुल सही। चलिए, तो ये हो गया आपका, फिर इसको, ये हो गया 15 चौक 60 हो गया। अब फिर 60 अगर है, तो 60 को अब हम अखरोट से तोड़ेंगे। अखरोट का जो है आपका कितना मूल्य था, तो अखरोट का मूल्य 3 किलोग्राम चावल। तो 3 किलोग्राम चावल के हिसाब से तोड़ेंगे। तो 3 किलोग्राम हिसाब से चावल जो है 10 किलोग्राम अगर रहेगा, तो 3 दाएँ 30 हो गया। बिल्कुल सही। अब यहाँ देखना है कि 5 किलोग्राम चावल का दाम कितना था, तो याद रखना 5 किलोग्राम चावल का दाम 60 रुपया था, क्योंकि 180 बटे 3 तो 60 हो जाता। अब वही बोल रहा है कि 30 किलोग्राम अखरोट का दाम क्या हो जाएगा। तो याद रखना 30 किलोग्राम अखरोट का दाम जो है वह ये हो जाएगा, उस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो याद रखना ये टोटल हो जाएगा 30 6 18, इसको काटेंगे 12 12 में 12 36, यानी 360 हो जाएगा, 360। और टोटल 10 किलोग्राम हमें खरीदना है, मतलब 10 से गुना हो जाएगा, तो 3600 हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। एक परीक्षा में राजेश रमेश प्राप्त अंक जो है 2 4 9 लाया। यदि राजेश ने परीक्षा में 30 अंक प्राप्त किया, तो राकेश और रमेश की द्वारा प्राप्त अंक क्या हो जाएगा। चलिए, बेसिक सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर बोल रहा है कि यदि राजेश ने परीक्षा में 30 अंक प्राप्त किया, तो राजेश का अनुपात में कितना था, 2। तो 2 और अंक में कितना लाया, 30। 2 अंक बराबर 30, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 15। 15 दूनी 30 हो जाएगा। अब यहाँ बोल रहा है राकेश और रमेश, तो राकेश का कितना है 4, तो 15 चौक 60 हो जाएगा। और रमेश का कितना है 9, तो 15 9 135 हो जाएगा।
ठीक है। तो 60 और 135 ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, संख्या इतना को निम्नलिखित में से किसके द्वारा भाज्य है। सबसे पहले अगर 3 से भाज्य देना है तो सब संख्या को जोड़ दो, वह संख्या अगर 3 से भाग ला रहा है मतलब 3 से लग जाएगा। ये भी 9 से भी वही हो जाएगा, ठीक है। तो जोड़ते हैं, 9 2 11, 1 12, 12 8 20, 2 22, 22 और 9 कितना हो जाएगा, 22 और 9 31, 31 9 के पहाड़ा में भी नहीं आ रहा है और 3 के पहाड़ा में भी नहीं आ रहा है। 12 से कटेगा तो 12 से तो नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में जो है आपका अभाज्य संख्या है, तो बिल्कुल 12 से नहीं कटेगा। अभाज्य नहीं मतलब विषम संख्या है तो नहीं कटेगा, यानी बच गया सिर्फ 11, तो 11 से कट जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। 11 से कटने के लिए क्या करना पड़ेगा, अल्टरनेट जोड़ेंगे, जैसे 2 9 1 8 2 4 5 है, अल्टरनेट जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 5 10, इसको जो है गया 10, फिर अल्टरनेट जोड़ेंगे, 8 16 17, 17 और 4 कितना हो गया 21, ठीक है। ये दोनों का अंतर या तो 11 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो कितना है, दोनों का अंतर 11 है, तो बिल्कुल 11 से कट जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 10 का पावर 20 को 1001 से विभाजित करने पर शेषफल क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, 54 नंबर, ठीक है। तो 10,020 तो लिखते हैं 10,000, पहले 10 का पावर 20 लिखते हैं। अब इसको जो है 10 का पावर 20 को तोड़ेंगे, 10 का पावर 2 इंटू 10 का पावर 18 में तोड़ सकते हैं, बिल्कुल, कहा कि बीच में नीचे गुना है तो ऊपर जुट जाएगा, तो 18 20 2 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो ये 20 के बराबर हो ही जाएगा। अब 10 के पावर अगर 2 है तो ये 18 को भी फिर तोड़ेंगे, तो 18 का पावर यहाँ पर 3 कर देंगे, सॉरी ये 10, तो 10 का पावर यहाँ 3 कर देंगे, फिर पावर 6 कर देंगे, 6 18, बिल्कुल 18 आ जाता है, मतलब तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, ये 10 का पावर या स्क्वायर है यानी 100 हो जाएगा। अब ये जो है 10 का पावर 3 यानी ये हो जाएगा 3, मतलब 1000 हो जाएगा, और इसका पावर में 6 लिख देना है। अब 1000 है तो 1000 को हम लिख सकते हैं 1001 माइनस 1, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1001 में 1 घटाएंगे तो 1000 ही होगा, बिल्कुल इसका जगह हम ये लिख सकते हैं। अब इसका पावर 6 है, तो ये 6 अगर है और नीचे 100 है, तो 1001 से भाग देने पर क्या शेष बच रहा है, तो ये 1001 से 10,000, अच्छा 10,000, हाँ 1001 से भाग देने पर क्या बच रहा है, 1001 से भाग देने पर क्या बच रहा है, तो यार ना 100, ये माइनस 1 तो बच जा रहा है, 100 और माइनस 100 ये वाला, और ये माइनस 1 का पावर 6 ये वाला बच जा रहा है, क्योंकि ये 1001 कट जा रहा है, ठीक है। तो ये 1001 का 6 पावर कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, 1 का 6 पावर 1 ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब बोल रहा है कि 1001 का पावर 6 की है, लेकिन सबके पावर में माइनस माइनस है, यानी माइनस 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 6 का है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी इसका पावर कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, तो 100 और गुना 1 हो जाएगा, तो 100 एकम 100, यानी 100 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 20 महिलाएं एक साथ मिलकर एक कार्य को 16 दिन में पूरा करती है, तो 16 पुरस्कार वही कार्य 15 दिन में पूरा कर सकती है, ठीक है। तो इसके जो पुरुष और महिला की कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा, क्षमता पूछ रहा है, ठीक है, कार्य करने का दिन नहीं पूछ रहा है। तो क्षमता हिसाब कैसे निकालेंगे, 20 महिलाएं 16 दिन में कर रहा है, तो लिखेंगे 20 गुना 16 इजिकल टू किसके बराबर है, 16 पुरुष 15 दिन के बराबर है, तो 16 पुरुष 15 दिन के बाद बराबर है, तो ये बराबर हो गया, मानिए 16 16 कट गया, ये 4 5 से काटेंगे तो 5 20 और ये 5 दिया 15, यानी 4 स्त्री जो है एक काम को 3 पुरुष के बराबर काम करेगा, ये काम था। अब यह पूछ रहा क्षमता कैसा हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर क्षमता देखा जाए तो 4 बराबर 3 बराबर में है, तो क्षमता अनुपात में निकालना है, तो अनुपात ये 3 इधर आ जाएगा, सॉरी ये अनुपात में भी आ जाएगा, यही तो क्षमता है, ठीक 4 अनुपात 3 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, हाँ 4 अनुपात ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं, एक संख्या को 91 से विभाजित करने पर शेषफल 17 आता है,
तो 13 से भाग देने पर कितना आएगा, तो यही शेषफल को फिर शेषफल से ही भाग दो, 13 कम 13, 4 बचा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला सवाल, बड़ा मस्त सवाल, बहुत ही शानदार। ये सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इससे भाग देंगे तो 12 3 36, 100 में 12 घटाएंगे, सॉरी 24 में 12 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा। अब 12 को 3 से भाग देंगे क्योंकि भागा है, तो 3 4 हो जाएगा। अब 4 को 5 से, 4 इधर हो गया, ये टोटल का मतलब हो गया 4, ठीक है। अभी 5 से 90 को भाग देंगे तो 18 हो जाएगा, तो 18 चौक 72 हो जाएगा। अब 72 इधर टोटल आया, इधर 76 से घटा देना, कितना आया 4, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल 320 है और उसका अनुपात इतना है, दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर क्या होगा, यानी इसका स्क्वायर यानी एक्स, एक का एक्स स्क्वायर, सॉरी इसका गुणनफल पहले निकालते हैं, तो x इंटू 5x, ठीक है, x इंटू 5x। अब इसको हम लोग गुना करेंगे, गुणनफल कितना है 320, तो 5x स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 320, 5 से इसको काटेंगे, 5 चौक 30, 5 चौक 20, यानी एक्स स्क्वायर इजकल टू 64 है, तो x किसका स्क्वायर है 64, 8 का, तो 8 यहाँ पर मान हो जाएगा, 8 यहाँ पर बैठाएंगे और 25 40, दूसरा वाला संख्या 40 हो जाएगा, 8 यहाँ पर बैठाएंगे तो 8 पहला वाला संख्या हो जाएगा, तब ना 8 चौक 32, 320 हो जाएगा, ये संख्या निकल गया। अब बोल रहा है इसके संख्या को वर्गों का अंतर ज्ञात करना है, तो इसका वर्ग कितना होगा, 4 4 16 और 2 को 0, तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा 64, इसको घटा दो तो कितना हो जाएगा 1536, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 25,000 चक्रवृद्धि ब्याज पर पहले वर्ष 3%, दूसरा 4%, तीसरा 5% उधार लिया, 3 वर्ष बाद क्या हो जाए। ये सवाल आई थिंक देख लिया और एक बार। चलिए, हालांकि सवाल अलग है, तो ऐसे सवाल बहुत ही शानदार और इजी सवाल है। सबसे पहले क्या करेंगे, 25,000 लिखेंगे, ठीक है, एक पहले एक 3% यानी 103/100 इंटू दूसरा वाला 4% यानी 104/100 इंटू तीसरा वाला 5% यानी 105/100, ठीक है। अब सबको काटेंगे, ये 2 को 0 तो ये 2 को 0 टोटल ही कट जाएगा, ये 1 0 ये 1 0 कट गया, 25 चौक 100 यानी नीचे कितना है 4 अरे को 0 40, ऊपर वाला सबको गुना करेंगे, तो सबको अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो याद रखना सबको 25,000 और टोटल अगर गुना करेंगे तो टोटल हो जाएगा, और 40 से भाग भी देना ना, तो इसको गुना करने के बाद आ गया आपका 28,119 रुपया, ठीक है, गुना भी कर सकते हैं, तो 28,119 ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, ए और बी निश्चित बिंदु ए से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है, यानी मान के चलिए ए यहाँ है, बी यहाँ है, इसके बीच में लगभग 5 सेंटीमीटर की दूरी है, टोटल का मान 5 सेंटीमीटर, टोटल कितना है 5 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है हाँ एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। चलिए, तो टोटल का मान हो गया, टोटल दूरी है ए से बी की कितना बीच की दूरी है 5, ए बी पर एक बिंदु सी रख दिया, एक यहाँ बिंदु सी रख दिए, ए सी का मान अगर 3 सेंटीमीटर, अगर ये ए सी 3 हो गया तो फिक्स है ये 2 हो जाएगा, सी बी 3 हो जाएगा ना, सी बी 2 हो जाएगा, टोटल 5 था तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। यदि AC की लंबाई 6% बढ़ा दिया जाए, AC कितना है 3, तो 3 में 6% बढ़ा दिया मतलब 106 बढ़ा रहा है, मतलब 100 से जोड़ देना, 106/100 हो जाएगा, तो 106/100 हो जाएगा, 106 को 6 से 106 को 3 से गुना करेंगे, यानी 3 छक 18 और 3 एकम 3, 318 और 2 को 0 यानी 2 के बाद पॉइंट बढ़ जाएगा, मतलब 3.18 हो गया। अब बोल रहा 6% बढ़ा दिया तो CB की लंबाई कितना प्रतिशत कम हो गई, तो CB की लंबाई जो है वह कितना प्रतिशत कम हो गई, टोटल कितना था, ठीक है। तो ये जो है, अच्छा रुकिए, हाँ 6% बढ़ा दिया जाए AC का, तो 6% अगर CB की लंबाई कितना बच जाएगा, अच्छा हाँ ठीक, तो CB की लंबाई टोटल कितना था 5 था, एक अकेले जो है ये C हल्का सा इधर आगे चल गया, मतलब 3.18 हो गया, तो वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 1.82 हो जाएगा ना, टोटल 5 से घटाएंगे 3.18 को तो 1.82 हो जाए, 1.82 हो जाएगा। चलिए ठीक है 1.82। अब यह जो है प्रतिशत में निकालना है 1.82, तो लगभग 18 है, तो इसको निकालेंगे, टोटल ऊपर में लिखेंगे 18
और ये जो है प्रतिशत में कितना कमी आई, कमी मतलब छोटी कितना संख्या था आपका 2, तो 2 लिखेंगे इंटू परसेंटेज के लिए 100, तो 2 9 18 यानी 9% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 9% ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 36.90 की एक रकम 1880 सिक्कों में बनी है, या तो 10 पैसे के सिक्के या तो 25 पैसे के सिक्के में। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे अगर पहला वाला सिक्कों की संख्या x है तो दूसरा वाला सिक्कों की संख्या 180 माइनस x हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगर हम इसको मानेंगे 10 पैसा वाला तो फिक्स से इसको मानना पड़ेगा 25 पैसा वाला। अब दोनों सिक्कों की संख्या को जोड़ देंगे ना तो हमें कितना मिलेगा, 36 रुपया 90 पैसा। ये सब पैसा में था तो इसको भी पैसा मान लेते हैं, यानी 3690 पैसा हो जाएगा। पॉइंट के बाद 2 को 0 नीचे हटेगा तो पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, तो 3690 पैसा हो जाएगा। इसको अब हल करेंगे तो 1800 हो जाएगा माइनस 10x प्लस 25x इजिकल टू हो गया 3690। ठीक है, ठीक है। अब ये 25x में 10x घटेगा, कितना हो जाएगा 15x इजिकल टू, या 1800 इधर चलाएगा तो कमी हो जाएगी, कितना हो जाएगा 0 9 और इधर 18, यानी 1890 यहाँ पर हो जाएगा। तो x कितना हो जाएगा, x बराबर 1890, ये 15 इधर गुना में इधर भागा तो 15 एकम 15 16 17 18 3 39, तो 15 तिया 45, 15 दूनी 30 हो गया, और ये हो गया आपका हाँ 15 दूनी 30, और कितना बचा 9 90, 15 चौक 90, माने 126 यहाँ पर हो जाएगा। तो 126 जो है आपका क्या निकला, x निकला, यानी इसका मान हो गया 126। तो टोटल का मान 180 था, तो 126 180 से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 54, यानी 10 पैसे वाला हम लोग माने थे ना 180 घटाने के बाद, तो 54 राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 54। चलिए अगला सवाल आते हैं, शानदार सवाल बता रहे यदि छपाई की लागत जो है 17,500 है तो स्वामित्व दिया जाता है। छपाई कितना है 35%। ठीक है, छपाई कितना है 35%, उसका लागत जो है 35% इजिकल टू हो गया आपका 17,500। अब बोल रहा है स्वामित्व वाला कितना हो जाएगा, स्वामित्व कितना है तो 15% इजिकल टू वाट, तो 15 उधर गुना करेंगे तो 17,500 इंटू 15, और ये 35 नीचे आ जाएगा, तो ये होगा 5 तिया 15 5 7 35, 7 से इसको काटेंगे 7 दूनी 14 7 5 35 और 2 को 0, तो 25 तिया 75 हो जाएगा और 2 को 0, यानी 7,500। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला पूछते हैं, विभिन्न मदों का व्यय कागज की लागत का कितना प्रतिशत है। तो विभिन्न मदों का जो व्यय है टोटल कितना है, विभिन्न मदों का व्यय जो आपका विभिन्न मदों, इसको छोटा कर लेते हैं, सवाल कर रहा है कि विभिन्न मद का व्यय कागज की लागत। ठीक है, तो कागज की लागत जो है आपका कितना हो गया, विभिन्न मद वाला व्यय और कागज की लागत, तो विभिन्न मद वाला व्यय कितना है 4, कागज की लागत कितना है 10, इसका परसेंटेज निकाल लें। अच्छा ये तो आसान है 40%, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कोई माल 3 व्यापारी, चलिए क्वेश्चन बदल गया, अगला सवाल, कोई माल 3 व्यापारियों के हाथों से क्रमिक रूप से गुजरता है, उनमें से प्रत्येक व्यापारी ने अपने माल का क्रय मूल्य जो है 30% लाभ पर बेचता है। यानी अगर शुरुआत में x है तो पहला वाला व्यापारी 130 पर बेचेगा इसे, दूसरा पर, तो दूसरा वाला अगला तीसरा पर बेचेगा 130%, यानी 3 जगह बेचा जा रहा है, 2 जगह बेचा गया और 1 जगह 130%, और लास्ट में जो है ना वह 300 में खरीदा जा रहा है। ठीक है, यह लास्ट में 300 रुपये में खरीदा जा रहा है, तो व्यापारी पहला वाला कितना में बेचा था ये सवाल कर रहा है। तो सबका 1 0 1 0 कट जाएगा, 13/10 13/10 13/10, यानी उधर चल जाएगा आपका 300 और 3 को 0, और नीचे हो जाएगा 13 गुना 13 गुना 13। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा 3 1 2 3, और नीचे होगा 13 गुना 13 गुना 13, यानी 13 का क्यूब कितना होता है 2179 होती है। अब इसको अगर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यार ना 136.36 होगा इसको भाग देने के बाद 136.36, तो ऑप्शन नंबर 2 लगभग 136.55 सही उत्तर है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं, बहुत ही शानदार सवाल,
एक कर्मचारी 40% कर्मचारी पुरुष है। टोटल अगर 100 मान लिए तो 40% पुरुष है, तो यानी 40 ही पुरुष है, तो फिक्स है 60 महिला हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि 40% कर्मचारी पुरुष है एवं 75% पुरुष जो है वह 25,000 से अधिक कमाता है। तो 40% का 75% कितना हो गया, तो 75 दूनी 150 यानी 300 यानी 30 हो गया। तो 30 जो पुरुष है वह 25,000 प्लस कमाता है। ठीक है, 25,000 प्लस कमाता है। और 25,000 से निम्न कौन कमाता है, तो 10 बच गया, कितना 10 पुरुष। तो 10 पुरुष जो है 25,000 से निम्न कमाता है। अब बोल रहा है कि आगे, तो कंपनी द्वारा नियुक्त की गई महिलाओं का कौन सा हिस्सा जो 25,000 प्रतिवर्ष या इससे कम कमाता है। तो टोटल कमाई कितना था, तो टोटल कमाई जो है आपका 45% कर्मचारी कमा रहा था 25,000 प्लस। तो 45% टोटल कमा रहा था 25,000 प्लस। यहाँ निकल गया 30, तो 30 यहाँ घटा देंगे क्योंकि पुरुष अकेले 30% कमा रहा था। तो 30 निकाल देंगे तो कितना बचा, 15। अब 15 जो है केवल महिला है, तो 15 केवल महिला है, यानी महिलाओं का भाग कितना हो जाएगा, तो महिलाओं का भाग आपका हो जाएगा 15 बटे टोटल थी 60, तो ये हो जाएगा 15 बटे टोटल में 60। तो टोटल में 60 हो जाएगा, यानी इसको 1 से घटा दे, ये काट छाट पहले कर लेते हैं। 5 दिया 15, अच्छा 15 चौक 60 माने 1/4। 1/4 जो है आपका वह 25,000 प्लस कमा रही थी। तो 25,000 से माइनस में कौन कमा रहा था, तो इससे 1 घटा देते हैं। 1/4 अगर 1/4 25,000 प्लस कमा रही थी, तो 25,000 या 25,000 से कम कितना कमा रही थी, तो टोटल से 1 घटा देते हैं। 1 में घटा देंगे क्योंकि टोटल का मान अगर 60 है, तो 60 से 15/60 घटा देंगे तो वही आ जाएगा। तो 1 में घटा देंगे तो 4 एकम 4 माइनस 1 यानी 3/4 राइट आंसर हो जाएगा। भाग में पूछ रहा था इसीलिए भाग में हम लोग निकालें। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। एक कमरे की चौड़ाई जो है b उसकी ऊंचाई की दोगुनी और उसकी लंबाई की आधी है, तो कमरे के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगा। सबसे लंबे विकर्ण का फॉर्मूला होती है L² + B² + H², यही होती है। तो अब हमें n सब का मान निकालना पड़ेगा। कमरे की चौड़ाई कितना है, तो यार ना कमरे की चौड़ाई मान के चलिए b है, चलिए b है। अब जो अच्छा चौड़ाई b माना गया, जो है उसकी ऊंचाई ना उसका दोगुनी है, उसका ऊंचाई उसका दोगुना है, यानी अगर चौड़ाई b है तो दोगुना कितना हो जाएगा 2b। लंबाई, ये लंबाई शुरुआत वाला लंबाई होता है, तो ये 2b हो जाएगा, दोगुना है। अब बोल रहा है कि वह जो है उसकी लंबाई की आधी है। ऊंचाई जो है ना दोगुनी और उसकी लंबाई की आधी है, लंबाई की आधी है, यानी लंबाई अगर मानेंगे, अगर कमरे की चौड़ाई b माने तो लंबाई कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा, फिक्स है, चलो सही है। तो इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा, उसकी आधी हो जाएगा h बराबर, ठीक है, तो आधी हो जाएगी। तो सब का मान निकालेंगे, L² + B² हो गया, b कितना हो गया, तो b हो गया आपका B² प्लस इसका आधा यानी b/2 का होल स्क्वायर, सबका स्क्वायर करेंगे क्योंकि फॉर्मूला आता है। तो 2b का स्क्वायर इसको मानेंगे तो कितना हो जाएगा 4b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस B²/4, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। अब सबका एलसीएम लेंगे तो सबका एलसीएम 4 हो जाएगा, या 4 4 16b² प्लस 4b² प्लस b², तो ये 16b² यानी 20b² और एक 21b², ये टोटल हो गया 21b² बटे नीचे हो गया आपका 4, ठीक है। यह टोटल किस में है, अंडर रूट में, सब में रूट है, ठीक है, क्योंकि रूट है यहाँ पर मान, तो सब में रूट हो गया। तो 21b², तो b² को एगो हटा देंगे तो केवल 21b हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में तो एगो रूट में निकल जाएगा ना, बट 2 हो जाएगा, ठीक है। 21b/2 यानी 4 का स्क्वायर 2 है तो 2, यह अंडर रूट में नहीं निकला था, तो 21b/2 राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ है 21b/2, 21b/ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। 6 के प्रथम 18 गुणकों का औसत क्या होगा। 6 के प्रथम 18 एक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, और टोटल हमें कितना तक जाना है 18 तक। तो सबसे पहले क्या करेंगे 6 गुना इसको हम लोग जोड़ देना,
तो क्या होती है n इंटू एन प्लस वन, यानी टोटल 18 है, तो 18 इंटू 18 प्लस वन यानी 19/2 हो जाएगा। अब इसका मान निकालेंगे, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 6 इंटू 18 एक 19/2। तो ये हो गया आपका 2 9 18, और इसको टोटल, अच्छा रुकिए गुणनकों का औसत पूछ रहा है ना। ठीक, तो 6 इंटू 18 इंटू 19 एक 1n+1/2 इंटू 18 हो जाएगा, क्योंकि 18 से भाग भी दे देना है, एवरेज एक होकर निकालने बोल रहा था, 18 से भाग भी देंगे। तो ये हो गया 2 9 18, ये 9 दूनी 18, ये 2 तिया 6, तो 19 तिया 57। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? फिर से बता दें, देखिए सबसे पहले क्या किए, 6 इंटू 1 + 2 + 3 मतलब 6 कॉमन में ले लिए, क्योंकि 6 का गुना कम को निकालना है, 18 तक गए। तो 6 इंटू ये इसको जोड़ेंगे तो कितना होता है n इंटू n+1 यानी 18 इंटू 18 + 1 यानी 19/2 होती है। और सबका एवरेज निकालना है, तो सबका एवरेज यानी टोटल के 18 से भाग दे देंगे। ये 18 कट गया, 2 तिया तो 19 तिया 57, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 3। चलिए अगला सवाल, 196 और 625 के दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात है, तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा। 196 किसका है, 14 का, 625 किसका है, 25 का। बस यही राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसका स्क्वायर के हिसाब से। चलिए 69 नंबर हम लोग सवाल आते हैं। 69 नंबर हम लोग बोल रहा है कि मिस्टर जॉन अपनी साइकिल ए बिंदु से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपराह्न 2 PM में पहुंचते हैं। यदि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता तो 12 बजे पहुंचते हैं, यानी 2 घंटा पहले। तो 1 PM पहुंचने के लिए उसकी चाल क्या होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सबसे पहले क्या करें, दूरी अगर समान है यानी दूरी बटे चाल, फिर दूरी बटे चाल इजिकल टू 2 घंटे पहले यानी 2। ठीक है, अब इसका मान निकालेंगे, इसका एलसीएम लेंगे 60, तो 10 6x - 15 चौक यानी 6x - 4x यानी 2x बराबर 2 हो गया। ये 2 कट गया, यानी x बराबर कितना निकला, 60 किलोमीटर। ठीक है, अब अभिष्ट समय कितना था, अभिष्ट समय था आपका 60 किलोमीटर, और टोटल जा रहा था 10 किलोमीटर के हिसाब से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की यहाँ दिया, तो यानी 6 घंटा इसका समय लगा था। अब यही समय 1 घंटा पहले पहुँचने बोल रहा है, यानी हमें 2 बजे पहुँच रहे थे, 1 बजे ही पहुँचने के लिए बोला जा रहा है। तो यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा में जा रहे थे, 6 घंटा में लग रहा था, तो 2 बजे हम लोग पहुँच रहे थे। तो 1 घंटा ही पहुँचने, 1 घंटा पहले ही पहुँचना है, तो यानी 1 बजे हमको पहुँचना है, यानी 5 घंटा ही मेरे पास समय है। तो 5 घंटा समय है और स्पीड कितना रहेगा, 60, तो 5 से भाग दे देंगे, मतलब 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एक टैंक 2 अंतः प्रवाही नल ए और बी से जुड़ा हुआ है। ए और बी जो टैंक 32 और 28 किलोमीटर प्रति घंटा के भर से है। यदि दोनों बारी बारी 1 घंटे में काम कर रहा है तो कितना समय में भर जाएगा। ये भी शानदार सवाल है। सबसे पहले अगर पहला वाला 32 तो दूसरा वाला 28 घंटे में भर रहा है, दोनों का क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेना है। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा आपका 224 हो जाएगा। ठीक है, तो 32 का 224 के बार में लगता है, 7 बार में। 28 का के बार में लगता है, 8 बार में। तो 8 और 7 कितना हो गया, 15। तो 15 दूनी ये हो जाएगा आपका 15। ठीक है, तो 15 हो गया आपका, और 15 को 14 से भाग देंगे, 15 को 224 से भाग देंगे, तो कितना लगभग एक बार 14 बार में लगेगा। ठीक है, फिर ताकि और 7 बच जाएगा, फिर और एक बार 14, मतलब एक बार ये शुरुआत करेगा, फिर एक बार ये, तो ये 14 बार में कट गया। ठीक है, और फिर बच गया, तो 14 कितना हो गया, 28 हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक सही है। अब कौन करेगा, अब करेगा आपका ये दूसरा वाला, ये पहला वाला फिर काम करेगा। तो पहला वाला काम करेगा, तो ये टोटल जो है ना आपका 7 घंटा एक बार में कर देगा। 14/7 और 7, हाँ 7 ये, और टोटल 8 घंटा में करना है ना। हाँ ठीक, तो 8 बार में करेगा, और ये 8 एक बार टोटल 1 घंटा में कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 14 + 14 28, और ये 29, ये 30, लगभग 30 है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया।
सबसे पहले क्या किए, इसको एलसीएम लिए 224 निकला। 224 को हमें भाग देना है किससे, तो यार ना 15 से, क्योंकि 7 और 8 15 होती है। 15 से भाग देंगे ना तो 15 और 24, 15 और 14 कितना होता है, तो यार रखना 15, 14 50 70, 7 14 कम 14 7 1 210 हो जा रहा है। यानी 210 तक हम पहले काट दिए, दोनों बार लगाए ना तो 210 कट गया, तो बचा कितना, तो बचा और 14, तो 14 और बचेगा तो कौन पहले करेगा, फिर ये करेगा, तो 7 करेगा, फिर 7 एक बार में करेगा, ठीक है। तो 7 एक बार में करेगा, टोटल बच गया था 8, टोटल 7, तो 7 एक बार में ये कर लिया था, पहला वाला मान के चलिए ये कर लिया, तो पहला वाला 7 एक बार में कर दिया और फिर 7 बच गया, तो फिर 7 कौन दोबारा करेगा, ये करेगा, तो ये 7 अगर करेगा दोबारा तो टोटल 8 इसके पास करने की क्षमता है, तो 7/8 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल हो जाएगा आपका 14, ठीक है, लास्ट में हो जाएगा इतना टोटल संख्या, तो सबको जोड़ देंगे तो 30 लगभग राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 सवाल हम लोग कर लिए मैथ का, अब हम लोग करेंगे रीजनिंग का। बहुत ही शानदार सवाल, अच्छा बहुत ही शानदार सवाल है। 7 3 43 को कौन सा संबंध है, 5 2 21 का कौन सा संबंध है, वही संबंध आगे बताना। सबसे पहले देखने से ही पता चल रहा है, 7 या 21 गुना 2 42 प्लस 1 43 हो जा रहा है। फिर 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 1 जोड़ देंगे, यही प्रक्रिया आगे किसी में चलनी चाहिए। 11 दूनी 11 5 55, 11 5 55 हो गया, और 55 दूनी, हाँ 11 5 55, 55 दूनी 110 और 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 111, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कौन सा श्रेणी में जो है वह गलत पाया गया, इसमें कौन सा है जो गलत है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ कौन सा श्रेणी गलत बताया गया, तो 220 2 और 18, 200 और 20 की कितना बीच में अंतर है, 18 का। फिर 18 और 54, सॉरी 20 और 54 कितना अंतर है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा सोचिए, 2 और 20 अंतर हो जाएगा, हाँ तो 54 में इधर घटेंगे तो 34 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 18 में 36 रहता तो सही होता, 34 होगा ना, हाँ सही है, ठीक है। 4 12 3 1 4 5 6 है, तो अगर ये मान के चलो 36 रहता, 56 रहता, मान के चलिए इसको 56 मानते, तो 110 से घटाएंगे तो कितना हो जाता, उधर 44 और इधर 10 54 हो जाता, तो यहाँ पर 54 प्लस इसमें अंतर 54 रहता, अगर ये 56 रहता तो 54 हो जाता, तो 18 18 दूनी 36, 36 दूनी 54, 18 18 दूनी 36, 18 दूनी 54, यानी यहाँ 36 रहता तो हो जाता, तो ये 54 ही गलत है, इसीलिए 36 नहीं आ पाया, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, फर्स्ट में एन होगा, ठीक है। अब लास्ट वाला देखते हैं, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, यानी दो गो फिर गैप में, तो दो गो अगर गैप में है तो फिक्स है यहाँ पर एल या एम होगा, अगर लास्ट में अगर एन देते हैं तो एन एम एन ओ पी, नहीं तो एम होगा, एम एन ओ पी, मतलब दो को तो गैप छोड़ना है ना, तो फर्स्ट में एन होगा लास्ट में एम होगा, एन लास्ट में एम, कहाँ है ऑप्शन, एन एम, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, और बाकी नहीं करना है, टाइम बहुत मायने रखती है यहाँ पर। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं, दी गई कोड में इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होगा, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स कहाँ कहाँ है वो हमें ढूंढना है, डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स, इसका मतलब हुआ मोटापा। अब ये जो दिया गया है और कहीं है डिमांड, हाँ यहाँ पर भी है, दूसरा वाला में भी डिमांड है, मेक्स सप्लाई भी इसमें है, यानी दो गो का इसमें निकल जाएगा, हाँ तीसरा इकोनॉमिक्स भी है, तो तीसरा इकोनॉमिक्स भी है, तो डिमांड इसमें क्या मैच कर रहा है, मोटापा का, तो एगो मो कर रहा है, एगो टा कर रहा है, और एगो मोटा एगो का कर रहा है, हाँ मोटा का, तीनों कर रहा है, तीनों मैच कर रहा है, तो तीन को भी तो मैच कर रहा है, डिमांड भी मैच कर रहा है, सप्लाई भी और इकोनॉमिक्स का। अब ये मतलब नहीं है कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हो जाएगा ये,
आगे देखते हैं आगे। अच्छा, इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी, तो यहाँ इकोनॉमिक्स का मतलब का एगो है यहाँ पर, तो यहाँ भी तो का था और बाकी देखिए कहीं मैच नहीं कर रहा है, यानी का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। दी गई कोड भाषा में मनी का कोड क्या हो जाएगा, मनी का कोड क्या हो जाएगा, फिर वहाँ जाएंगे मनी का कोड क्या हो जाएगा, मनी का कोड क्या हो जाएगा। तो मनी का कोड क्या हो जाएगा देखते हैं। मनी कहाँ कहाँ है, एगो यहाँ मनी है, यहाँ मनी है और एगो यहाँ मनी है, तो इसका मतलब हो गया मनी मेक वन पार्ट, इसका मतलब हो गया जी ला ने की। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी, यहाँ भी मनी है यहाँ भी मनी है, इसका दोनों में क्या मैच कर रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं मैच कर रहा है, खाली मनी मैच कर रहा है, खाली मनी मैच कर रहा है। इसका मतलब बोला भी एगो मैच कर गया तो आंसर हो गया। क्या मैच कर रहा है, जी नहीं है, ला है, बिल्कुल जा ला है राइट आंसर, ला राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ला राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। ए के बराबर है बी, बी से बड़ा है सी। अच्छा, बी जो है ना सी से बड़ा भी है और बराबर भी है, यानी सी यहाँ भी हो सकता है। अब सी से बड़ा है डी, डी बड़ा है, अच्छा सी से बड़ा है डी, तो ये होगा यहाँ पर होगा, इससे बड़ा होगा, या यहाँ पर भी हो सकता है इससे बड़ा। अब डी बड़ा है जी से, जी से बड़ा है ई, ई से बड़ा है एफ। ठीक है, अब सवाल क्या कर रहा है, बी बड़ा है एफ से, क्या बी बड़ा है एफ से, बी बड़ा है एफ से, नहीं एफ तो ऊपर चल गया, पहला गलत। दूसरा, ए बड़ा है सी से, ए बड़ा है सी से, बड़ा तो है लेकिन बराबर भी है, बराबर भी माना जाएगा ना, ये बराबर भी होता है नीचे वाला, तो बराबर भी हो जाएगा, यानी केवल बराबर बड़ा नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2। अगला सवाल। यदि एम का अर्थ जोड़ना, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 7, पी का अर्थ क्या है गुना 6, एम का अर्थ जोड़ना 16, टी का अर्थ घटाव 12, बी का अर्थ भागा 3। सबसे पहले भाग देंगे, 3 4 12 माइनस 7 6 42 और 16, 42 और 16 कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा आपका 5, 5 में 4 गया तो 54, राइट आंसर सी, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। यह कौन सा गलत है, हमें गलत को ढूंढना है। सबसे पहले क्या करना है, 102 में 101 1 घटा, 101 में यहाँ 3 घटा, 98 3 घटा, यहाँ कितना घटा 5 घटा, यहाँ कितना घटा 13 घटा ना, यहाँ कितना घटा 6 और 3 9, हाँ 9 घटा, यहाँ कितना घटा 65, 7 5 12 घटा, ठीक है 12 घट रहा है, तो यही तो गलत है, एक ही को लग रहा है 12, क्योंकि सारे जो है अभाज्य संख्या 12, खाली एक भाज्य संख्या हो जा रहा है, तो केवल जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 65 गलत है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला। मोहन 3 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, 3 किलोमीटर उत्तर गया, फिर बाएं मुड़ा 2 किलोमीटर गया, फिर बाएं मुड़ा 3 किलोमीटर गया, वह अब बिंदु से बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है, बाईं ओर मुड़ता है मतलब इधर ही जाएगा। आरंभिक बिंदु से वह कितने किलोमीटर की दूर पर स्थित है, अच्छा तो 3 किलोमीटर यहाँ इतना हो जाएगा, क्योंकि ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा, तो ये टोटल 3 हो जाएगा, तो कितना दूरी किलोमीटर है 1 किलोमीटर, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अक्षरों के समूह के रूप में हमें ज्ञात करना है, और इस समूह जो है ना इसको हम एक मान निकालना है। सबसे पहले हमें ढूंढना है 5 6, ठीक है, तो सबसे पहले 5 6, 5 में कौन है, 5 में आपका एस हो गया, 6 में हो गया बी, एस बी, यानी दोनों कॉन्सोनेंट है, सटले सटले, तो फिर से कोई संख्या नहीं बनेगा। फिर दूसरा है 5 नंबर में एस, एक हो गया, एक का वाई हो गया, अच्छा सही बन सकता है क्योंकि कौन सा भवेल आ गया। दूसरा नंबर में एम, छठा नंबर में कौन है बी, चौथा नंबर में कौन है ओ, तीसरा नंबर में कौन है एल, आठवां नंबर में कौन है, आठवां नंबर में आई है, और सी लास्ट में सिंबॉलिक, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 2, ये एक मीनिंग होती है। चलिए अगला सवाल। दिए गए प्रश्न श्रेणी क्रम के आधार पर अगला शब्द हमें ढूंढना है। सब में सबसे पहले हम लोग रीजनिंग का बहुत ही बेसिक सवाल है, यही सब सवाल बनता है रीजनिंग का, ठीक है, तो रीजनिंग का सवाल ऐसे ही बनता है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 4 घटा, इसमें 6 घटा, इसमें 8 घटा,
इसमें 10 घटा तो बिल्कुल अगला वाला 12 घटेगा, तो 16 में 12 घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो 16 में 12 घटेगा 4, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला 19 और 23 हुआ, फिर 23 और 26 हुआ, तो 19 और 23, 19 23 23 26 3 26, अच्छा ठीक है, अल्टरनेट जोड़ रहा है। 19 में 7 जोड़ा 26, फिर 26 में 7 जोड़ा 33, फिर 23 में 7 जोड़ा 30, तो 30 में 7 जोड़ेंगे तो 37, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल DEFHIJ क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए DABCDEFGHIJKLMNOPQRST, देखते हैं ये तो नहीं मैच कर रहा है। लिखते हैं DEF, ठीक है। अच्छा DEFGH यानी 3 यहाँ का डिफरेंस है, HIJKL 4 का डिफरेंस, तो देखते हैं अगला 5 अगर कर देते हैं तो MNOPQR, तो अगला वाला S हो जाएगा। क्या ये सही जा रहा है, देखते हैं सही, तो S तो है वो, अगला अगर मैच कर दिया तो ठीक है। EFGHI यही 3 का डिफरेंस ही दिया, IJKLMNOPQRST बिल्कुल सही जा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, सही है। तो अगला सवाल कॉरिजिडनम, मतलब ये जो अंक है वह कौन सी संख्या है जो नहीं लिखा जा सकता, वही पूछ रहा है, ठीक है। तो कौन सी संख्या है जो नहीं लिखा जा सकता, ड्रम, DRUM, डी इसमें है बिल्कुल है, आर है बिल्कुल है, यू है, एम है, मतलब ये लिखा जा सकता है। रैंडम, रैंडम लिखा जा सकता है, देखते हैं रैंडम क्या है, आर है बिल्कुल है, ई है बिल्कुल है, एन है, डी बिल्कुल है, ओ है, एम भी है, मतलब ये भी लिखा जा सकता है, ये भी। केयर, CARE, ए कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब 3 राइट आंसर हो जाएगा। केयर कहीं नहीं, ए ही नहीं दिख रहा है, तो 3 राइट आंसर हो जाएगा, वो नहीं लिखा जा सकता। अच्छा रमन को इतना कहा, दिनेश को इतना कहा, तो हमाम को क्या बोलेंगे, तो एच को क्या बोला गया था, एच को यहाँ पर 9 बोला गया था, तो H 9 हो जाएगा। ए को यहाँ क्या बोला गया, ए को यहाँ क्या बोला गया, दो, तो 2 हो जाएगा। एम को क्या बोला गया, एम को यहाँ क्या बोला गया था, 3, तो 3 हो जाएगा। फिर यहाँ ए है तो 2 हो जाएगा, फिर यहाँ एम है तो एम लास्ट में हो जाएगा आपका कितना, तो 3, तो 9 2 3 2 3 2 2, 9 2 3 2 2 3 2 3, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा कि उसके पिता का एकमात्र पुत्र मेरा पिता है, यानी उसके पिता के एकमात्र पुत्र, यानी यही मेरा एकमात्र पुत्र जो है, उसके पिता के एकमात्र पुत्र मेरा पति है, मेरा पति है, मेरा पति है वो, तो उसका इसका क्या संबंध है, तो ये दोनों के स्त्री और पुरुष का कैसा संबंध है, तो ये स्त्री और पुरुष जो है वह कैसा संबंध हो जाएगा। स्त्री का पिता एकमात्र पुत्र जो है वह स्त्री का भाई हुआ, वह स्त्री का भाई जो है पुरुष का पिता हो जाएगा। जैसे मान के चलिए स्त्री का जो पिता है बोल रहा है कि एक पुरुष ने कहा कि उसके पिता का एकमात्र पुत्र, उसके पिता यानी प्लस का एकमात्र पुत्र उसका बेटा यानी प्लस, उसका पिता एकमात्र पुत्र मेरा पिता है, यानी मेरा पिता है, अच्छा मेरा पिता है। तो पुरुष का स्त्री से कैसा संबंध है, स्त्री से कहा, तो स्त्री से कहा तो यानी ये आपका भतीजा हो जाएगा, बिल्कुल सही। एकमात्र पुत्र है यानी उसका वो बहन हो गया, शादी का तो जिक्र नहीं किया गया, नहीं तो बेटा हो जाता तो बहन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, एक पंक्ति में बाईं ओर से ए का स्थान 11वां है, बी दाहिने स्थान से 10वां है, इधर से उन दोनों का स्थान बदल दिया जाए तो ए जो है ना वह दायां से 18वां स्थान हो जाता है। टोटल कितना पंक्ति में, तो ये 18वां में आ जाएगा, इसके बाद 10 के बाद कितना था 9 ना,
तो 18 और 9 जोड़ देंगे तो 9 तिया 27। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कहाँ है? अच्छा, सवाल बहुत ही खतरनाक। ठीक है, चलिए, कोई ज़रूरी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ए और इसका मतलब हो गया ए पिता है बी का। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन के आधार पे बनाते हैं। देखिए यहाँ कैसे बनता है। के, तो के हो गया आपका, के जो है ना ए पिता है बी का, यानी के पिता है पी का। के जो है ना पिता है पी का। अब बोल रहा है हैच, हैच का मतलब हैच नहीं, एट द रेट है। एट द रेट का मतलब ए एट द रेट बी, यानी ए भाई है बी का, यानी ए भाई है बी का, यानी पी भाई है टी का। पी भाई है टी का, ये दोनों भाई है। अब हो गया ये त्रिशूल वाला ना, त्रिशूल वाला कहाँ? हाँ, ए त्रिशूल बी ये है। ए बेटी है बी का, यानी टी बेटी है आर का। टी बेटी है आर का, यानी ये दोनों के और आर, ये पति पत्नी हो गया, ये पत्नी है, के पति है, और ये दोनों बेटा बेटी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि आर पत्नी है के का। बिल्कुल आर पत्नी है के का, तो कौन दर्शाता? यही तो दर्शा रहा था। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। डायरेक्ट ऑप्शन से ले लिए। ठीक है, आप डायरेक्ट ऑप्शन से ही बना सकते हैं। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। एक पूरब दिशा की ओर चलते हुए व्यक्ति के मुड़ने का कौन सा क्रम दक्षिण दिशा की ओर चलने लगेगा? अगर पूरब दिशा की ओर चल रहा है तो 3 बार वह मुड़ रहा है। सबसे पहले किस आधार पे मुड़े? सबसे पहले बाएं मुड़ेगा तो इधर जाएगा, फिर बाएं मुड़ेगा इधर जाएगा, फिर बाएं मुड़ेगा इधर जाएगा। तो 3 बार जो है ऑप्शन के आधार पर 3 बार बाएं बाएं मुड़ने से दक्षिण की ओर चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। सर्टेन को ये कहा। अच्छा, सब तो मैच कर रहा है ना, सब तो मैच कर रहा है। तो ये हिलॉक को क्या बोलेंगे? तो ये सबसे पहले क्या किया, CURTAIN है, इसको लिख दिया CAITURN लिख दिया, यानी सी और आर को नहीं बदला, सी और आर को नहीं बदला। ए यहाँ आ गया, आई यहाँ आ गया, टी यहाँ आ गया, आर यहाँ आ गया, यू यहाँ आ गया, बाकी सब आसपास वाला मतलब लास्ट वाला सही है। फिर उसी तरह HILLOCK को बदलेंगे, तो एच और के नहीं बदला। ए जो है ना 5वां नंबर पर दूसरा आ गया। 5वां नंबर में कौन है? 1 2 3 4 5 ओ, तो ए यहाँ हो जाएगा ओ। ठीक है, उसके बाद जो है हाँ आई जो है उसके बाद वाला आई, सी यहाँ आ जाएगा। उसके बाद टी बीच वाला बीच में ही रहा, यानी सी। एल जो है ना ये एल यहाँ एल ही रहा। अब ये एल से पहले वाला तुरंत लास्ट वाला सेकंड चल गया, ये एल यहाँ चल गया और ये आई यहाँ आ गया। HOCLILK, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सुकन्या को याद है कि उसका भाई का जन्मदिन जो है ना फरवरी में 15 के बाद ही हुआ, 15 तारीख के बाद ही हुआ है, मतलब 15 को नहीं है, फिक्स है। और 18 से पहले ही हुआ, यानी या तो 16 को हुआ या 17 को हुआ। उसकी बहन को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 16 फरवरी के बाद हुआ है और 19 के पहले हुआ है, यानी 16 के बाद हुआ है, यानी 17 को है या 18 को है, और 19 से पहले हुआ। ठीक है, तो इसमें दोनों में कौन मैच कर रहा है? 17, तो 17 तारीख। ठीक है, तो 17 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, दोनों में जो मैच करेगा वही राइट आंसर है। सभी पी जी है, सभी मतलब टोटल घेर देंगे, सभी पी जो है ना जी है, कुछ जी बी है, कुछ तो कुछ ही लेंगे, और सभी बी जो है ना सी है, टोटल घेर देंगे। अब बोल रहा है सभी पी के सी होने की संभावना है, सभी पी सी होने की कोई संभावना है? यहाँ पर देखा जाए तो सभी पी जो है वह सभी सी होने की संभावना जता जा रहा है। ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। आगे देखते हैं, कुछ पी बी है, कुछ पी बी है, सही है। कुछ सी जी है, कुछ सी जी है, ये भी सही है। हाँ, कुछ जी पी है, कुछ जी पी है, तो कुछ जी पी है,
कुछ जीपी है, ये भी तो सही बता रहा। तो केवल एक वाला हमको गलत लग रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है कि कौन सा अनुसरण नहीं करता है, केवल एक अनुसरण नहीं कर रहा है, ठीक है। एक राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर, केवल एक अनुसरण नहीं कर रहा है। चलिए अगला सवाल, अलग करना यानी मरम्मत करना, यानी टूटे फूटे चीज़ को मरम्मत कर रहा है, यानी टूट फूट यानी अलग हो गया, यहाँ मरम्मत कर दिए, उसको क्या कर दिए, बना दिए, ठीक है। उसी प्रकार अलग करना, किसी भी चीज़ को अलग करना यानी क्या हो जाएगा, तो याद रखना अलग करना यानी हो जाएगा एकत्रित करना, एकत्रित कर दिए, उसी का उल्टा अलग करना हो जाएगा। जस्ट इसका उल्टा है तो उसी तरह ये उल्टा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 94 नंबर, बोल रहा है जासूस सूचना प्रदान करता है, रिपोर्टर समाचार दिखाता है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, चलिए रीजनिंग का बहुत ही बेसिक सवाल बता रहे हैं, ठीक है। देखिए सवाल कितना शानदार 95 नंबर, यहाँ कौन चीज़ होगा हमें ढूंढना है। सबसे पहले क्या किया, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किए, हाँ 15 में 9 गया तो 6, 22 में 16 गया तो 6, यानी 6 6 36, बीच वाला 36 आ गया। 11 में 7 गया तो 6, 13 में 9 गया तो 13 में 9 गया तो 4 हो जाएगा ना। हम्म 11 में 7 या 13 अगर रहता तो हो जाता, 13 में 7 गया तो नहीं ठीक है, 11 में 7 गया तो 4 हो जाएगा, सॉरी 11 में 7 गया तो 4 और 13 में 9 गया तो 4, यानी 4 4 16, ठीक जा रहा है। अब इसको घटाएंगे, 21 में 13 गया तो 21 में 13 गया तो 8, और को क्या लाना है, 8 ही लाना है, तब ना 8 8 64 हो जाएगा। तो 15 में कितना घटाएंगे कि 8 हो जाएगा, 7, तो 7 राइट आंसर हो जाएगा। तो 7 ऑप्शन में नहीं है, यानी 15 को घटाएंगे, तो कितना से 15 घटाएंगे कि मेरा 8 हो जाएगा, तो कितना से 15 को घटाएंगे कि मेरा 8 हो जाएगा, तो बिल्कुल 23 में घटाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। x को y के पूर्व में रखा गया, x को जो है ना y के पूर्व में रखा गया, और z को x के दक्षिण में रखा गया, z को x के दक्षिण में रखा गया। y के सापेक्ष z की दिशा क्या है, y के सापेक्ष z की दिशा क्या है, दक्षिण है, और इधर पूर्व है, तो दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए ढूंढना है यह खाली जगह पर क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, खाली जगह पे हमें ढूंढना है। 4 और 3 को 7 बनाया, 4 4 16, 3 3 9, 16 में 9 गया तो 7, हाँ 4 4 16, 4 4 16 होता है, 3 3 9, 16 में 9 गया तो 7। अगला देखते हैं, 6 6 36, 5 5 25, बिल्कुल 11, तो 8 8 64, 5 5 25, कितना हो जाएगा 39, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, समझ में आ रहा है, बहुत ही शानदार, ठीक है। 98 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि इसको ना डिक्शनरी के रूप में हमें व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आई शुरू सब में है, एन भी सब में है, भी सब में है। अब क्या है, सबसे पहले ए सबसे पहले हो जाएगा, यानी ए बी के बाद ए है, माने ए वाला सबसे पहले हो जाएगा। उसके बाद है ओ है, आई है, ई है, ई है, यहाँ ई, यहाँ ई, तो ई के बाद क्या है एन, तो ये वाला हो जाएगा, क्योंकि ई के बाद एस बाद में होगा, तो ए ई फिर डी हो जाएगा, तुरंत डी लिख देंगे। उसके बाद बच गया आपका बी और सी, तो ये हो जाएगा आपका भी के बाद भी तक मैच कर रहा है, ओ और आई है, तो सबसे पहले क्या आता है, आई आता है, तो आई मतलब सी, और फिर ओ लास्ट में आता है यानी बी, तो AED ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिक्शनरी देखने आता है बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि अक्षर के हिसाब से हम लोग ढूंढते हैं। अगला वाला मैच कर गया तो आगे वाला फिर आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही मैच किया जाता है। चलिए पंक्ति को ढूंढना है, ये हमें कौन सा होगा, तो यहाँ पर देखा जाए कौन सा होगा, इधर खाली है, इधर खाली है, इधर खाली है, यानी इधर खाली रहेगा,
इधर खाली कौन वाला है, एक नहीं, इक्के को है, 2 नंबर, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 6 व्यक्ति KMNO जो है PQR एक गोल मेज पर खड़ा है। सबसे पहले गोल मेज बनाएंगे, 6 को डट देंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब बोल रहा है कि सब के ठीक दाएं कौन बैठा है, के ठीक दाएं कौन बैठा है। सबसे पहले के जो है M के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। के अगर यहाँ मानेंगे तो M हो जाएगा आपका यहाँ, इसी बाईं ओर से तीसरे स्थान पर हो जाएगा। के और एन के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। अगर एन को यहाँ बैठाएंगे तो केवल एक व्यक्ति यही बैठा है बीच में, ठीक है। आर जो है एन के ठीक बाएं बैठा हुआ है। आर जो है ना एन के ठीक बाएं बैठा हुआ, एन के बाएं ठीक बैठा हुआ है आर, ठीक है यहाँ तक। के जो है, अब बोल रहा है क्या के ठीक दाएं कौन है, के ठीक दाएं कौन है, आर है। तो एक जो है ना पहला वाला सही बता रहा है, यानी इतना दे देगा तो हम बता देंगे आंसर पहला वाला सही बता जा रहा है, ठीक है। दूसरा खोजते हैं, पहला वाला सही बता रहे, दूसरा फिर 6 को घर बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6। के क्यू के दाई ओर से दूसरे स्थान पर, फिर यहाँ के रखते हैं, क्यू के दाई ओर से दूसरे स्थान पर, इधर दाया हो जाएगा। के और एम के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठा हुआ, के और एम के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठा हुआ, एम यहाँ बैठे तो इसके बीच में इधर भी 2 इधर भी 2 हो जाएगा, इधर भी इधर भी। पी और आर, पी आर के बाएं से दूसरे स्थान पर, पी जो है ना वह आर के बाएं से, पी अगर यहाँ रखेंगे तो आर के बाएं से, इधर से बाएं से दूसरे स्थान पर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि के दाएं कौन हो जाएगा, फिर के दाएं आर ही हो जाएगा, यानी ये भी अकेले सही है। यानी अगर हम कथन 1 को ले तो भी हमको आंसर मिल जाएगा, 2 को भी ले तो भी हो जाएगा, 1 और 1 2 अलग अलग ले भी तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला इसके बाद आंसर आ गया। आंसर ये PDF सारे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खैर मकदम। अगर आप नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सारे जो है रेलवे NTPC CPT 1 का जो है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी परीक्षा का, यानी NTPC परीक्षा किरण इंस्टीट्यूट के द्वारा निकाला गया सेट प्रैक्टिस के रूप में, प्रैक्टिस वर्कबुक में हल प्रश्न पत्र यानी सॉल्व प्रश्न पत्र के रूप में आपका तीसरा लेक्चर था, ठीक है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टोटल 25 लेक्चर है, सारे खत्म करेंगे। प्लीज़ जुड़े रहिएगा अंत तक। थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, थैंक यू अगेन।